And today we have topics to discuss. These are the topics. पहला जो टॉपिक है लिटिल इम्प्रूवमेंट इन एयर क्वालिटी. एयर क्वालिटी का हम लोग कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं कि दिल्ली में हालत ख़राब है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है उसको देखेंगे और क्या क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो जो गैसेज आते हैं उसको हम देखेंगे. देन वी विल सी दैट द शशि चौधरी है, सलील चौधरी, तो इनका हम लोग देखेंगे कि इनका सैनिटरी ईयर मनाया जा रहा है, तो इनका व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन इनटू द मलयालम म्यूजिक, तो वो हम पढ़ेंगे. पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. एक मॉइस्ट लीडर है विक्रम गौड़ा, उनको मारा है हमारी सिक्योरिटी फोर्स ने. तो जस्ट यू शुड नो कि विक्रम गौड़ा वो टॉप मॉइस्ट लीडर थे, तो जस्ट यू शुड नो द नेम. देन वी विल सी दैट द संगीत कलानिधि अवार्ड दिया गया था टीएम कृष्णा को. और टीएम कृष्णा म्यूजिशियन के साथ साथ कास्ट इशू पे बहुत बोलते हैं. जैसे नहीं होता है कि वो बहुत वोकल हैं, और खासकर जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसके अगेंस्ट उनका बहुत व्यू रहता है. तो काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गया था इनको जब अवार्ड दिया गया था, तो कुछ कार्नेटिक म्यूजिशियंस अपना अवार्ड लौटा दिए थे कि इनको दे दिया गया. ये बहुत उल्टा सीधा बोलते थे. उल्टा सीधा नहीं बोलते, ही इज़ वेरी मच वोकल. जो ट्रूथ है ट्रूथ बोलते हैं, व्हाट एवर द ट्रूथ इज देयर ही स्पीक दैट. लेकिन ये है कि अब ट्रूथ भी बोलिए तो लोगों को लगता है कि थोड़ा सा कड़वा लग जाता है, तो दैट इज मेन थिंग. देन वी विल सी दैट द कम्युनिटी ऑन द मार्जिन हिडन स्कार्स, तो ये एस्से के लिए है. ये मेनली है कि जो सेक्स वर्कर्स हैं उन पे एक पूरा एस्से है कि व्हाट टाइप ऑफ द डिफिकल्टी दे फेस. जैसे सोशल स्टिग्मा होता है, समाज उनको सही से देखता नहीं है. फिर उनका जो किसी भी चीज़ के लिए वो दवा भी नहीं ले सकते हैं. जैसे नहीं होता है कि उनका हेल्थ डिटेरियोरेट होता रहता है. सबसे ज़्यादा इश्यू जो इनके साथ है मेंटल स्ट्रेस. सोचे कि आपको कोई रिकॉग्नाइज ही न करे, कोई इज्जत से ही बात न करे, क्या हालत होगी. वो पिक्चर में बहुत अलग दिखाया जाता है कि पिक्चर्स में आप लोग देवदास देखते होंगे तो उसमें कौन दिखाया गया है, पारो एंड एक और रहती है माधुरी दीक्षित, व्हाट वाज हिज हर नेम, सडनली आई फॉरगेट. ओके, तो पिक्चरों में जो सेक्स वर्कर्स का होता है वो अलग दिखाया जाता है कि हाँ वो बहुत आर्टिस्टिक है, बहुत उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाता है, अमीर अमीर लोग जाते हैं. लेकिन रियलिटी में जो सेक्स वर्कर्स का हाल है सब एक्सप्लॉइट करते हैं. आम जो वहाँ पे होते हैं दे गो, एंड पुलिस जो होती है वो भी बचाने की जगह पे उनके साथ निगेटिव तरीके से ही करते हैं. तो दिस विल बी लाइक द एस्से में हम इस पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं. देन वी विल सी दैट द प्रिजन टैक्स. प्रिजन टैक्स एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, तो उससे किसी को भी ट्रैक कर सकते हैं. अब ये है कि हमारे प्रिजन्स में अभी सज़ा होती नहीं है, फिर भी हम लोग बंद कर देते हैं, बेल नहीं देते हैं. जो रूल है एज पर दैट व्हेन देयर विल बी द कन्विक्शन, जब आपको सज़ा मिल जाए तब जेल में भेजना होता है. लेकिन इस डर से कि ये भाग जाएगा, जाके इन्फ्लुएंस करेगा जो विटनेस है, उनको डराएगा धमकाएगा या चेंज कर देगा जो विटनेस है, उसके लिए हम एफआईआर लिखते ही हम पकड़ के जेल में बंद कर देते हैं. इसको जुडिशियल कस्टडी कहते हैं, पुलिस कस्टडी और द जुडिशियल कस्टडी. अब दिक्कत यह है कि एक तो प्रिजन्स का हालत बहुत ख़राब है, और जितना ज़्यादा लोग रहेंगे, अब इतना ही दूर का एरिया है, अब इसमें हमने 100 को भर के रखा है, तो लिविंग स्टाइल और ख़राब होने लगते हैं ना, सफाई दफाई बीमारी बढ़ने का वो चांसेस. तो इसीलिए कहा गया है कि एक तरीके का एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस दे दिया जाएगा. जैसे आपको डर है कि वो भाग जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस उसे कहेगी हमेशा ऑन करे ताकि उसको ट्रेस करे, भागे तो जाके पकड़ ले, ट्रेसिंग कर सके. तो इससे ये होगा कि भागने का डर खत्म हो जाएगा. और जो प्रिजन का जो जनसंख्या है, कुछ नहीं तो 120 से ज़्यादा, 120 लाख से ज़्यादा प्रिजनर्स ऐसे हैं जिनका प्रूफ नहीं हुआ है कुछ भी, लेकिन वो 1 साल से ज़्यादा जेल में है. जेल में रहना बहुत बड़ी बात होता है, नहीं बहुत कष्टकारी होता है कि आप जेल में 2 दिन भी रहिए, बहुत बड़ी बात होता है. बिना आपका प्रूफ हुए आप साल भर से ज़्यादा हैं, तो दिस इज ए टाइप ऑफ द ह्यूमन राइट वायलेशन. तो उसी पे ये आर्टिकल है. नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट हाउ इंडिया कुड काउंटर द CBAM. ये है कि जो ये बॉर्डर क्रॉस करने पे कोई प्रोडक्ट अगर जाता है, तो ये यूरोपियन कंट्रीज कह रहे हैं ये भी आप लिख के प्रोडक्ट के नीचे, जैसे आप देखेंगे कि इंग्रेडिएंट्स लिखा रहता है, प्राइस लिखा रहता है, ये सब लिखा रहता है. साथ साथ यूरोपियन कंट्री अब ये कह रहे हैं कि इसको बनाने में आपने धुआं कितना निकाला, गैस कितना निकाला, और उस गैस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है या ग्रीन हाउस गैसेज है उसकी क्वांटिटी भी लिखिए, और उसका अलग से हम टैक्स लगाएंगे. वो अपने वहाँ पे भी टैक्स लगाते हैं अलग से, जैसे प्रोडक्ट का होता है कि कितने पैसे लगे, उसके सिवाय वो इसका भी वो लेते हैं कि कितना उसमें गैसेज एमिट हुई और उसको रिड्यूस करने के लिए कॉस्ट कितना आएगा. अब डेवलपिंग कंट्रीज को जनरली
ये रूल नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले ही डेवलपिंग है, हमारे पास अभी फैक्ट्रियां बन रही हैं, मशीनें हैं नहीं, अभी हमारा कॉस्ट ऑलरेडी ज़्यादा है, तो हमें चाहिए कि थोड़ा छूट दे तभी तो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। वरना यूरोप में जाके मशीन हम वहाँ से लाते हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी मशीन है सब वहीं से बन के आती है। उसके बाद अगर हम एक्स्ट्रा कॉस्ट और लगाने स्टार्ट कर दें तो उनका सस्ता पड़ेगा ना, आप मशीन वहाँ से लाके बना रहे हैं, उन्हीं का मशीन है, तो इतना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच गया। हमें इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि हमारा लेबर चीप है, जो यहाँ के मजदूर हैं वो कम दाम पे कर देते हैं, यूरोप में महंगे करते हैं, तो इसीलिए हमें फ़ायदा हो जाता है, हमारा वहाँ से मंगा के भी सस्ता हम कर लेते हैं। लेकिन अलग से अगर कॉस्ट आप इम्पोज कर दें, जो ये कार्बन एमिशन टैक्स है, तो वो बर्डन बढ़ा देगा। इंडिया उसी का विरोध कर रहा है और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इसके सपोर्ट में है, तो इस पे डिस्कशन है। देन वी विल सी दैट द डेंजर ऑफ हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। कभी नाम सुना है इसका, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का? क्या होता है? वेरी गुड। वॉमिटिंग, नाउजिया, चक्कर का के गिर जाना, ये सब चीजें कॉमन है, इसी को हाई एल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं। क्यों होता है? जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो गैसेस का क्वांटिटी कम होता रहता है, सिंपल सी बात है। जैसे आप देखेंगे ज्योग्राफी में भी ये बताया होगा कि नॉर्मल जो माउंटेन एरिया है ऐसे है, हाँ ऐसे ही होगा, जो गैसेज होंगी वो हमेशा नीचे ज़्यादा भरी रहेंगी, फिर जो हल्की होंगी वो ऊपर जाती रहेंगी। मैक्सिमम गैसेज कहाँ होंगी? यही होती हैं क्वांटिटी, क्योंकि उनका भी तो एक प्रेशर होता है, और जो हल्का होते जाता है ऊपर रहता है। अब यहाँ पे जाने पे ओवरऑल गैसेस की क्वांटिटी कम हो जाएगी। यहाँ पे अगर गए तो क्वांटिटी कम हो गई, तो क्वांटिटी जब कम हो गई तो आपको ऑक्सीजन भी तो ढूंढने में ताकत लगानी पड़ेगी। ओवरऑल गैस की क्वांटिटी कम हो गई तो उसमें गैस ऑक्सीजन की भी कम हो जाएगी, और उससे हमारा जो ब्लड का सप्लाई में ऑक्सीजन की जो है उसकी कमी हो जाती है। यही रीजन ये भी है कि यहाँ पे क्यों ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पे क्यों ठंड होती है। एक तो रीजन ये है कि क्योंकि गैस यहाँ पे ऑब्जॉर्ब हीट ज़्यादा करेंगी, तो आपको टच करेंगी गैसेज, तो आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करती है ना, और वही हमारे सराउंडिंग को सारे हीट ट्रांसफर करती रहती हैं। हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, हमारा बॉडी है, ये यहाँ पे कम हो जाता है, तो हीट जो ओवरऑल एब्जॉर्प्शन होता है कम होता है, और इसीलिए यहाँ पे ठंड ज़्यादा होने का रीजन हाई एल्टीट्यूड पे ये भी होता है। Okay, so this we will study. Then we will see that is imposing tariff on the Chinese import a good idea? इसका मतलब कि जो हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर हमें अलग से टैक्स लगाना चाहिए, अच्छा आइडिया है कि बेकार आइडिया है? कई बार हम लोग ने डिस्कस किया है, जो प्रोडक्ट हम चाइना से ला रहे हैं उस पर टैक्स अलग से लगाना चाहिए। वेरी गुड, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। फिर इसको और हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट शुड बी देयर, वेदर वी शुड इम्पोज मोर टैक्सेस और वी शुड नॉट impose the extra taxes. Okay, so this will be part of GS paper 3, GS paper 3, and it will be the external sector जो हमारे import export होता है, that is part of GS paper 3. Then we will see that the if diamond and pencil are made out of the carbon, how it is that the pencil can write? पेंसिल से हम लिख सकते हैं, डायमंड से लिखते नहीं है, वरना डायमंड से लिखते तो क्या होता, सब कोई अपना कॉपी दे देता फ्री में, फिर कॉपी लेके जाते उससे डायमंड निकालते, दैट वुड हैव बीन हैपन। तो ये क्यों नहीं होता है, इसको थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप सबको पता होगा क्यों नहीं होता है। शेप के कारण बॉन्डिंग जो होती है, बॉन्डिंग अलग अलग होती है, बॉन्डिंग किसी की टाइट होती है। अब वाटर ही है, अगर वाटर को 1 लीटर वाटर लूँ और उसको आपको आइस बना दूँ, फिर आपको उसे चला के मारूँ, चोट लगेगा? पानी से मारूँ चले लगेगा? नहीं लगेगा। और गैस से थोड़ा भी नहीं लगेगा। तो मॉलिक्यूल सेम ही है, बस बॉन्डिंग अलग अलग हो जाती है। हर एक जितने भी एलिमेंट हैं उनका मॉलिक्यूल जो बेसिक्स होता है तोड़ते 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 जाएंगे वो सेम ही आएगा। जैसे हर एक कपड़ा है कॉटन से बना है, कॉटन तो वही रुई रहा होगा, ग्रेजुअली हम इसका डिफरेंट शेपिंग करते हैं, कलरिंग करते हैं, चेंज कर देते हैं, बहुत अलग अलग दिखने लगता है। द सेम इज विद दिस एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का बॉन्डिंग अलग अलग होता है। मैक्सिमम आपको जो भी दिखता है कार्बन उसमें मेजर क्वांटिटी में रहता है, but due to the bonding there is the change into the shape, change into the properties, different type of properties. Okay. Then we will see that the A20 summit, India China discuss the resumption of the flight visa and issuance. Okay,
वीजा इशुएंस का मतलब वीजा देना बंद कर दिया था एक दूसरे से। तो इससे जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं उनको दिक्कत होती है, जो ट्रेड करने के लिए लोग जाते हैं उनका ट्रेड रुक जाता है क्योंकि उसके आगे काम नहीं बन पाता है। तो इस सब चीज़ों को लेके हमने फिर से स्टार्ट किया है। इंडिया विजन ऑफ द फ्री ओपन एंड मैरीटाइम नेटवर्क। हमेशा कहते हैं कि इंडिया चाहता है कि कोई देश समंदर पे ना कब्जा करे, जैसे साउथ चाइना सी पे चाइना क्लेम करता है, या डिस्प्यूट में ना जाए कि ये वाला आइलैंड आर्टिफिशियल आइलैंड बना ले। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी बहुत है, तो चाइना है आर्टिफिशियल आइलैंड बना लेता है, वहीं वहीं इकट्ठा करेगा, ऊपर से छोटा सा जमीन निकाल देगा और वहाँ पे कहेगा कि ये तो चाइना का है। फिर आसपास एक 200 नॉटिकल माइल्स का इकोनॉमिक जोन अपने अंदर लेने की कोशिश करता है। तो ये सब चीज़ें ना हो, ये हम चाहते हैं। ठीक है, रेजोनेंस अक्रॉस द वर्ल्ड यही है, इसी का वो लाइन टूट गया है। इंडिया एंड इटली नेगोशिएट डिफेंस इंडस्ट्री एंड रोड मैप फोकस ऑन द मैरीटाइम सेक्टर। तो इंडिया इटली के बीच में अभी हम ये नया एग्रीमेंट है, तो ये इंडिया इटली का कभी भी लिखेंगे तो दिस यू कैन ऐड। गवर्नमेंट अलाउ सेल्फ सर्वे टू द फेज 2 पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना जो हम गरीब लोगों को दे रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। देन वी विल सी दैट द पेइंग ह्यूज कॉस्ट टू द क्लाइमेट कॉस्ट सेज इंडिया एट द COP23। वो तो हर डेवलपिंग कंट्रीज का यही है, तो ये हम लोग कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, इसका तो आइडिया होगा, तो बस इसको आप देखते रहिए। स्टडी फाइंड 3 ड्रग्स कॉम्बाइंड इफेक्ट ऑफ द अगेंस्ट द हाई ब्लड प्रेशर। तो पीसेस के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, देन वी विल सी दैट द तमिलनाडु है द हाईएस्ट नंबर ऑफ द वीमेन काउंसलर। तो एक तरीके से जब भी आप वीमेंस एम्पावरमेंट पे बात करेंगे तो ये सब एग्जाम्पल के लिए हो सकता है। एंड देन ये प्राइज मिला है दैट इज फॉर द अली अब्बू अवार्ड अवार्ड प्रेजेंटेड विद द इंदिरा गांधी पीस प्राइज। तो पीस यूपी पीसेस में ये हर साल दूसरे साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसको मिला है, तो इन 2 लोगों को मिला है। ठीक है, then we will see that the Bima Sugam will help curb the insurance misleading IRDAI chief. Okay, so this is with respect to the this regulatory bodies for the जो हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं ना, उसको ये रेगुलेट करता है कि जो कंपनियां इंश्योरेंस बेच रही हैं वो मिसलीड ना करें। जैसे होता है ना, टर्म्स एंड कंडीशन 50 लगा के देते हैं कि ये बीमारी होगा, पहले से ये बीमारी नहीं होनी चाहिए, अच्छा इस हॉस्पिटल से आपको दिखानी चाहिए, और रिजेक्ट कर देते हैं। सेम हैपेंस विद दिस कोई भी इंश्योरेंस हो, जैसे आपका वेहिकुलर इंश्योरेंस होता है तो वो लगेंगे चेक करने की कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, ड्राइवर की गलती थी, पैसा कम मिलेगा, इस तरीके का बहुत तो घुमाते हैं। तो इसके लिए कि चीटिंग का बहुत चांसेज होता है, तो इसीलिए हमने एक सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी बना के रखा है। सेकेंड बाल्टिक सी टेलीकॉम केबल, तो इसको देखेंगे कि कहाँ से कहाँ जा रहा है एक बार। एंड आफ्टर दैट वी विल सी दैट द एक्ट फास्ट टू मिटिगेट डिजास्टर इन द तिस्ता वैली। तो तिस्ता वैली, तिस्ता रिवर हम लोग पढ़ रहे थे, सिक्किम से फ्लो होते हुए वेस्ट बंगाल और वो बांग्लादेश में होते हुए वे ऑफ बंगाल में जाता है। इसको लेके दोनों के बीच में टसल चल रहा है। तो वहाँ पे डिजास्टर के भी बहुत केसेज है, हमेशा फ्लड कंडीशन बहुत ज़्यादा है, और दोनों स्टेट आपस में कोऑपरेट नहीं करते हैं। देश अलग छोड़िए, बांग्लादेश की बात अलग है, सिक्किम एंड जो वेस्ट बंगाल है वो नहीं, क्योंकि नदी है वहाँ से आ रही है, तो डेटा देना पड़ेगा ऊपर वाले को नीचे वाले को कि कब ज़्यादा फ्लो हो रहा है, किस तरीके से पाथ बदल रहा है, या दोनों को मिल के करना पड़ेगा। क्योंकि नदी थोड़ी बॉर्डर जानती है, उसको तो पता है कि इस एरिया में ज़्यादा फ्लड आता है, तो एक जब डैम बनेगा तो उसका कुछ एरिया इनके में भी आएगा, उनके में भी आएगा। तो कोऑपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अलग अलग अगर गवर्नमेंट होती है स्टेट लेवल पे तो टसल होता है, कोऑपरेट नहीं करते। सिक्किम में बीजेपी की गवर्नमेंट है, यहाँ पे ममता बनर्जी की है, तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ये डबल स्टैंडिंग स्टील, तो ये इस बात पे है कि जो 2 पहिए व्हीकल होते हैं उनके स्टेबिलिटी में काफ़ी दिक्कत आता है। तो उसको देखेंगे कि क्यों स्टेबिलिटी में दिक्कत आता है। बेसिक साइंस का क्वेश्चन है। ग्रेविटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या बाहर चला जाता है। ओके, वी विल सी दैट। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। वाई केरला वैक्स लिरिकल अबाउट द सलील चौधरी। सलील चौधरी का ये एक तो इलेक्शन होता है, फ्रंट पेज पे ये है, तो ये तो अभी इलेक्शन का रिजल्ट आता है, तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। बस ये जानिए महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं, 288 सीटें हैं, वो है। और महाराष्ट्र के बारे में एक और यूनिक चीज़ है कि महाराष्ट्र में एक असेंबली है कि 2 असेंबली है। टोटल 6 असेंबली हम लोगों ने पढ़ा था ना, एक यूपी बिहार
और बाकी कौन कौन था? एंड कर्नाटका, यही चारों थे। महाराष्ट्र में है, तो कभी भी देखेंगे तो थोड़ा सा ये रिवाइज करते रहने से भूलेगा नहीं। यहाँ पे है एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात हो रही है कि कंटिन्यूअसली कम होते जा रही है। एयर क्वालिटी की जो मैपिंग अब जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो कितने कितने के बीच में होती है? 0 to 500, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ये देखिएगा कि कौन कौन सा गैस आता है। पर्टिकुलेट मैटर मेन है। व्हाट इज द पर्टिकुलेट मैटर? उनकी जो साइज होता है, क्या साइज होता है? माइक्रोन्स में होता है। कहाँ गया? वेयर इज दिस? एक इंडेक्स है कुछ गैसेज का, वो आप लोगों को याद करना पड़ेगा, वो पूछ सकता है यूपीएससी। वो कहीं मैं इसमें लगाया हूँ। जो मेन गैसेज हैं, एक तो होगा पर्टिकुलेट मैटर्स, ये उनका पार्टिकल का साइज है माइक्रोन्स में, ठीक है। माइक्रोन्स 10⁻⁻⁶ होगा। तो ये दो पार्टिकुलेट मैटर हो गए। फिर हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओके। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को और क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? लॉफिंग गैस, वही होता है ना। पिक्चर में देखा होगा लॉफिंग गैस कई कॉमेडी पिक्चर में यूज करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, दो साइज है। सबसे ज्यादा डेंजरस ये होता है, ये अंदर जाने का होता है, इससे भी इम्पैक्ट होता है। मतलब उस लेवल से सबसे ज्यादा डेंजरस ये होगा। ये काफी छोटा कण होगा तो पता नहीं चलेगा, तो वो लंग में जाएगा आसानी से, ये फिर भी रुक जाता है। तो इन दोनों, ये भी चला जाता है लंग में बाय द रेस्पिरेटरी, पर इन दोनों से खतरा है। जैसे 10 से ज्यादा हो माइक्रोन से तो वो नहीं जा पाता इजीली, लेकिन ये दोनों इजीली जाके लंग में बैठ जाते हैं, और उससे जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ द रेस्पिरेटरी डिजीज है उनके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का नाम आपने सुना होगा, कहाँ कहाँ सुना है? एसिड रेन जैसे ताजमहल पीला हो रहा है, आप देखते होंगे मार्बल के जो मकानें बनी होती हैं, धीरे धीरे उनका कलर चेंज होता है, वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी डेंजरस। उससे जो एयर पोल्यूशन, CO2 एयर पोल्यूशन का कारण नहीं होता, वो ग्रीन हाउस गैसेज है। CO2 से आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको बीमारी नहीं होगा उसको इनहेल करने से, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड से बीमारी होगा। आप समझ रहे हैं ना मेथेन में क्या डिफरेंस होता है? मेथेन एंड CO2, कंफ्यूज मत होइएगा। ग्रीन हाउस गैस अलग होता है, उसमें एब्जॉर्प्शन का प्रॉपर्टी ज्यादा होता है, बट इनटू द दिस कार्बन मोनोऑक्साइड ये डायरेक्टली आपको इंपैक्ट करेगा। योर लंग्स विल बी इंपैक्टेड। आर यू गेटिंग ना? समझ में आ रहा है? यूपीएससी कंफ्यूज करेगा। दो तरीके का होगा, एक तो ग्रीन हाउस गैसेज है जो क्लाइमेट चेंज को इंपैक्ट करेगा, लेकिन उससे आपको दिक्कत नहीं, आप मेथेन सूंघे कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली वो पाया जाता है फील्ड में। इन समों से आपके हेल्थ पे इंपैक्ट करेगा, कोई ना कोई बीमारी होगी। लीड से इंपैक्ट होता है, अमोनिया से होता है, ओजोन से होता है। लेकिन CO2 गैस, मेथेन, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज है, बट आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये अलग अलग वो कई बार पूछा है यूपीएससी ने, वो कंफ्यूज करके पूछा है कि ग्रीन हाउस गैस का लिस्टिंग दे देगा, पूछेगा हाउ मेनी ऑफ देम आर द बिलोंगिंग फ्रॉम द दे आर कंसीडर अंडर द एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स में यही लिया जाता है। लेड वैसे भी सबको पता है डेंजरस होता है। जो आप लोग लिपस्टिक वीमेंस लगाती हैं ना, उसमें लेड होता है और बहुत डेंजरस होता है। जो अगर नेचुरल नहीं है तो देयर इज द लेड। एक बार यूपीएससी ने पूछा है इसको कि लिपस्टिक में कौन कौन सा केमिकल होता है, तो उसमें लेड का था। अमोनिया, ओजोन, ये आपको याद। किससे मापते हैं हम लोग? एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स को कब लाया था? 2014 में लाया था बाय द नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम एंड स्पेशल अथॉरिटी हमने बनाया, कमीशन फॉर द एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग। एक दिन हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें भी नीचे दिया हुआ है। जो लेवल होता है 0 to 500 है, 0 to 50 गुड होगा, मिनिमल इम्पैक्ट होगा। आफ्टर दैट थोड़ा सा सेटिस्फैक्टरी होगा, बीमारी नहीं होगी। यहाँ से आपका इम्पैक्ट आना होता है। 200 से जब ज्यादा होता है तो इम्पैक्ट आने लगता है। ये डेली न्यूज में है तो पूछ सकते हैं, मैं ऐसे उठा के नहीं पूछेगा, लेकिन डेली दे रहा है कि आजकल जो दिल्ली का है 460 तक पहुंच गया है, एकदम
हो गया ना कि अब अति वाला, कि उससे मतलब आप सूंघते ही जैसे बीमार हो जाएंगे। तो दिल्ली का जो कंडीशन है बहुत खराब है और डेली कवर कर रहा है, तो पूछने के चांसेस बहुत हैं। अभी देखिएगा जो कल का है वो 400 कहाँ पे है, 456 के आसपास है, एकदम पीक पे पहुंचने के करीब है। कल का जो इन्होंने दिया है, कल का 460 है। दिल्ली का जो 24 घंटे का कल का था 500 सबसे ज्यादा है, 460 पे जा रहा है। तो दिस इज द कंडीशन। तो थोड़ा सा आपको इतना तो आइडिया होना चाहिए कि सीवियर लेवल पे है, सीवियर प्लस पे है, तो यू नो सीवियर प्लस पे आ गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, की माओस लीडर विक्रम गौड़ा किल्ड इन द कर्नाटका। ठीक है, तो विक्रम गौड़ा जस्ट इतना जानिए कि अगर पूछता है पीसीएस के लेवल पे तो हमने उनका मारा है। एक चीज और याद रखिएगा, इंटरनल सिक्योरिटी में भी माओइज्म आता है, माओइज्म, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा आपको क्लियरिटी होना चाहिए कि नंबर ऑफ जो अभी एलिमिनेट हमने किया है, तो वो सिक्योरिटी फोर्स ने सबसे हाईएस्ट नंबर इस साल मारा है माओवादियों का। तो माओइज्म, नक्सलिज्म, ये सब तो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, आई थिंक दिस इज क्लियर। ठीक है ना। तो नक्सलिज्म कहाँ से आया है? वेरी गुड। एंड माओइज्म, माओ जेडोंग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर, काबिनी दलम यूनिट के वो थे, ग्रोसरी शॉप से दाल चावल कुछ खरीदने जा रहे थे, वो पता चला। एक चीज और जानिएगा कि यहाँ पे मेलेकुडिया ट्राइबल कम्युनिटी है। मेलेकुडिया का मतलब होता है जो लोग हिल में रहते हैं, हिल के निवासी। ठीक है, तो वो इस एरिया में जो पाए जाते हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। किस एरिया में? कुंद्रेमुख नेशनल पार्क है और दिस इज इनटू द कर्नाटका। कुंदेमुख बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोगों को जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी उसमें माइनिंग है, माइनिंग में ये पढ़ा जाएगा कर्नाटका में जो सबसे ज्यादा माइनिंग होती है आयरन की वो कुंद्रेमुख में होता है। ये पूरा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कुंद्रेमुख का मतलब होता है आई थिंक बैल के जैसे टीला, इनका जो शेप है बैल के जैसे, बैल का जो हम्प निकला रहता है ना उसी टाइप का है, इसीलिए इसका शायद नाम है कुंद्रेमुख। या तो बैल का है या तो घोड़े का है, कुछ तो है। नहीं, बैला डीला है जहाँ पे बैल के जैसे, ये घोड़े का जो बैठने का शेप होता है ना जहाँ पे बैठते हैं, क्या उसको कहते हैं? घोड़े के ऊपर जहाँ पे बैठने वाला उसको क्या बोलते हैं? आई फॉरगेट द नेम। उसी को कुंदेमुख कहते हैं, उसका शेप जो होता है ऐसे घोड़े पे लगा होता है जिसपे हम बैठ आ जाता है, दैट इज नोन एज द कुंदेमुख। मुझे नाम भूल गया। ये है मालेकुड़िया जो वहाँ की है जनजाति, उसका मतलब होता है हिल डेवलस। कुड़िया का मतलब डेवलस एंड मल्ले मतलब हिल। ये कॉमन है, जो भी ट्राइबल लोगों की प्रॉपर्टी होती है कि दे मेनली बेस्ड ऑन द हंटिंग एंड गैदरिंग, और स्मॉल स्केल पे वो अपना क्या करते हैं, खेती करते हैं। कुंदमुख यहाँ पे दिया होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुंद? हॉर्स फेस, अच्छा घोड़े के चेहरे के जैसे है। आई थिंक हॉर्स का फेस कैसे होता है, ऐसे ही होगा, इस तरीके का उसका शेप आता है। कुंदरे मुख, अच्छा मुख का मतलब तो वही हो गया मुंह, और कुंदरे का मतलब दैट इज द हॉर्स, घोड़े का। ठीक है। अच्छा बैलेडेला भी एक जगह है, बैलेडेला आई थिंक उड़ीसा में है, वहाँ पे भी माइनिंग के लिए बहुत फेमस है। तो उसका बैल के शेप का होता है, तो इसीलिए उसको बैलेडेला कहते हैं। जब इंडियन हिस्ट्री आप लोग पढ़ेंगे तो माइनिंग का पूरा चैप्टर है, तो वो आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। कुंदेमुख एंड बैलेडेला दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से इंपॉर्टेंट रिवर हैं तुंगा एंड भद्रा एंड नेत्रावती, तीन रिवर निकलती हैं, इसीलिए ये और इम्पोर्टेंट होता है। तुंगभद्रा बाद में जाके मिल जाते हैं। तुंगभद्रा का नाम सुना होगा, मेडिएवल हिस्ट्री में वो थाम्पी जो ये विजयनगर एम्पायर थे उनका ये जो कैपिटल था थाम्पी, वो इसी के बीच में था, और वहाँ पे मेनली लड़ाई चलती थी तुंगभद्रा के बीच के लैंड को लेके, क्योंकि वो बहुत फर्टाइल होता है। दो नदियों के बीच का जो एरिया होता है फर्टाइल होता है, क्योंकि वहाँ से फर्टाइल जो सॉइल होते हैं वो बह के आते हैं, इसीलिए। तुंगा एंड भद्रा अलग अलग है, ये मिल के तुंगभद्रा वो बन जाते हैं। ये समझ में आ गया?
तीन नदी वहां से ओरिजिन होती हैं। टीएम कृष्णा को संगीत कला निधि का अवार्ड दिया गया था। कुछ इनके खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया था, कुछ लोगों ने वापस किया था, केस भी कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये इसके लिए इनको क्लियर कर दिया है कि कोई दिक्कत नहीं है, इनको मिलना चाहिए। तो इनका नाम याद रखिएगा, टीएम कृष्णा। अगर आप साउथ का ये सब पढ़ते रहते हैं तो ही इज़ वेरी फेमस, ही इज़ वेरी वोकल टू द कास्ट सिस्टम। वो कास्ट को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, तो इसीलिए ये बहुत से ऐसे जो म्यूजिशियन हैं उनके विरोध में भी रहते हैं। कार्नेटिक सिंगर हैं। कार्नेटिक सिंगर जो साउदर्न एरिया में जो प्रैक्टिस होता है, दैट इज नोन एज द कार्नेटिक सिंगर। और नॉर्दर्न साइड में कौन सा होता है, कौन सा स्टाइल है? हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी है ना, पढ़ा है हिस्ट्री में, म्यूजिक आर्ट एंड कल्चर में। हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक दो टाइप के मेन हमारे वहाँ म्यूजिक सिस्टम है। साउथ वाले को कार्नेटिक कहते हैं और जो नॉर्दर्न इंडिया में होता है दैट इज द हिंदुस्तानी। जैसे हम लोग ये थुमरी उमरी सुनते हैं ना, थुमरी सुना होगा ना, ये थुमरी चलता है, ये सब दे आर फ्रॉम द हिंदुस्तानी। ये मेन डिस्कशन है कि ये कम्युनिटी ऑन द मार्जिन ऑफ इट्स हिडन स्कार्स। मेन है जो विमेंस दोज हु आर फ्रॉम द, ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि अभी संजय लीला भंसाली का पिक्चर आया है, दैट इज द हीरा मंडी, और उसमें जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके लाइफ को दिखाया गया है, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा है कि आप जो पिक्चर में देखते हैं दैट इज वेरी डिफरेंट इन द रियलिटी। जो सबसे ज्यादा दिक्कत है यहाँ पे लाहौर का रेड लाइट एरिया जो आज़ादी के पहले एक बहुत फेमस एरिया था, उसका मेन इसमें एक्सप्लेनेशन है, उसमें जो दिखाया गया है पूरी स्टोरी वहीं की है। इन्होंने लिखा है कि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वहाँ पे जो विमेंस को लेके, एक तो सोसाइटल स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा क्योंकि आप समझ ही रहे हैं कि थोड़ा सा भी आप कहें कि आप इस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, आप समझते हैं गाली भी उसी नाम से होता है। तो दिस इज द कंडीशन। तो पहला तो यह है कि सोशल स्टिग्मा है, वायलेंस बहुत कॉमन है, ठीक है, एंड इकोनॉमिक प्रेशर और आइसोलेशन। एक एज के बाद दे कैन नॉट अर्न, होता है ना कि एक पर्टिकुलर एज के बाद उनका अर्निंग ड्रास्टिकली लो हो जाता है, तो दैट इज द अदर रीजन। और रूम आप जाइए रूम पूछने, तो नॉर्मल अगर आप इंसान है, कास्ट पूछ के दिया जाता है, तो आप किसी इस प्रोफेशन में हो तो और दिक्कत होता है किसी के लिए भी। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा है कि दे स्ट्रगल सो मच एंड इन द लास्ट दे फेस द मेंटल हेल्थ कंडीशन। आप यही सोचिए कि अगर रिस्पेक्ट कोई ना दे, अब थोड़ा भी अगर कोई आपको थोड़ा सा तेज बोल देता है तो हम लोग को इम्पैक्ट होता है, कैसे बोला। लेकिन किसी को हर आदमी ही उसी नज़र से देखे तो उस पर क्या इम्पैक्ट होता है। कोई भी ये प्रोफेशन जो भी होता है, बहुत रेयर केस में कोई खुद चॉइस करता है। आप देखिएगा कि ट्राइबल एरिया से लड़कियों को खरीद के लाके इस प्रोफेशन में जबरदस्ती एंट्री दिलाया जाता है, ठीक है। अब होता है कि इनका जो एक चीज़ है पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। जैसे होता है ना कि आप देखते हैं नॉर्मल भी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो एक्सीडेंट हमेशा याद आता है। अगर किसी फैमिली मेंबर का डेथ हो गया, बहुत क्लोज है, तो झटके में आदमी उठेगा, एक सडनली वो इम्पैक्ट करता है। तो इनके साथ जो दोज हु आर इन्वॉल्व इन द सेक्स वर्क, दे हैव दिस इज द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ दिस, ओके। फिर इन्होंने यही पर्टिकुलरली बताया है कि ऐसा हम कर सकते हैं कि इनके जो गवर्नमेंट राइट्स होते हैं वो भी नहीं होता, क्योंकि न अच्छे से इनको कोई भी जो स्कीम्स होता है दे कैन नॉट अवेल। इनके पास एक तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बनवाने में इनको काफ़ी दिक्कत होती है। तो यही इस पे एक पूरा डिस्कशन है। उनके लिए बीमारियां जैसे HIV हुआ, एड्स हुआ, ये कॉमन होता है और इसके लिए भी ट्रीटमेंट का कोई इंडिया में प्रॉपर प्रोविजन नहीं है। तो ओवरऑल यही डिस्कशन है इस टोटल ऐसे में कभी आए तो यू कैन राइट। अब ये है कि हम लोग प्रीजेंट टैग्स, तो प्रीजेंट टैग्स में हम क्या बनवा रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग देम ए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस, कि कहीं पे भी हो तो उनको हम ट्रेस कर सकें। जैसे जब आप जेल में रहते हैं, कुछ दिन की छुट्टी दी जाती है, उसको या तो पैरोल के नाम से दिया जाता है या तो फरलॉ के नाम पे दिया जाता है। नाम सुना होगा, बीच में संजय दत्त को मिलता रहता था, गुरमीत राम रहीम को मिलता रहता है, न्यूज में आता रहता है कि गुरमीत राम रहीम फरलॉ पे आए इतने दिन के लिए। तो ये दो अलग अलग कंडीशन होता है, पैरोल के लिए एंड फरलॉ के लिए, ओके। तो इसमें एक होता है कि आप अर्न करते हैं अपने बिहेवियर से, और एक में होता है कि आप कोई इमीडिएट कंडीशन हो गया, जैसे होता है कि आप
प्रिजन के अंदर में भी किसी को पढ़ा रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, पौधे वौधे लगा रहे हैं, तो होता है ना, भले क्रिमिनल था लेकिन बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो कुछ दे ही दिया जाता है छूट की सोशलाइज होने के लिए, कि एकदम सोसाइटी से डिसकनेक्ट ना हो जाए, सोसाइटी से रहे तभी तो बाद में जाके रिहैबिलिटेट हो पाएगा। क्रिमिनल ऐसा थोड़ी है कि कोई कोई होता है गुस्से में भी क्राइम कर लेता है, लेकिन वो आदमी अच्छा होता है, तो उस बिहेवियर पे उसको कुछ दिन के लिए घर जाके अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ रहने का मौका दे दिया जाता है। दूसरा होता है कि कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे कि आपके घर में किसी का जो जेल में है, तो किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का डेथ हो गया, या कोई बहुत बीमार है, उससे आपको मिलने जाना है, तो वो कंडीशन में पैरोल देते हैं। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे यही है कि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लगा देंगे, तो ये तो अच्छी बात है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लगा के दे सकते हैं, आप भेज सकते हैं। लेकिन ये दिक्कत है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लगा के प्राइवेसी का भी तो इशू हो रहा है, कि आप कहाँ बैठ रहे हैं, क्या आप बोल रहे हैं, सब कुछ ट्रेस हो रहा है। हर आदमी के लिए प्राइवेसी अटमोस्ट होता है ना, भले आप कुछ भी हो, लेकिन आप कभी कभी आप सोचते हैं कि घर में मैं बात करूं, बाहर ना सुनाई दे। आप सब कुछ नॉर्मल ही बात कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर वक्त हम लोग चुपके से बात करते हो क्रिमिनल एक्टिविटी होता है। कई बार होता है कि वो हमारे प्राइवेसी से रिलेटेड होता है, हम नहीं चाहते हैं कि किसी और वो बात सुने। तो ऐसी चीजों में अगर वो बाहर जाते हैं, तो अगर हर चीज का ट्रेस करेंगे तो उनका तो प्राइवेसी रहेगा नहीं। तो इसको भी लेके एक केस है सुप्रीम कोर्ट में कि विरोध चल रहा है अभी। गवर्नमेंट ने ये जो काफ़ी प्रिजन्स में लंबे लंबे टाइम तक बेल नहीं मिलता है, या कन्विक्शन का रेट बहुत कम है, या बहुत लंबा ये प्रोसेस चलता है ट्रायल, उसके लिए मॉडल प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विस एक्ट लाया है। खासकर कि प्रिजन्स में जो व्यवस्था है उसको हम इम्प्रूव कर सकें। होता है ना, इंडिया के प्रिजन, आप कभी यूएस जो हॉलीवुड का पिक्चर देखिएगा उसमें प्रिजन्स का देखिएगा, और इंडिया के प्रिजन्स का हाल देखिएगा, बहुत डिफरेंस आ जाता है। उनका कंडीशन होता है, प्रॉपर तरीके से वो खाना देते हैं, रहने का एकदम लगेगा कि किसी हॉस्टल का सीन दिखा रहा है। कोई भी मूवी उठाइएगा जिसमें प्रिजन्स का दिखाया हो, अलग कंडीशन होगा, इंडिया का अलग कंडीशन। इंडिया का बहुत बद से बदतर है, यहाँ पे न टॉयलेट रहता है, न ही कोई ये रूम सेपरेट नहीं होता है, एक ही में नंबर ऑफ जो प्रिजनर्स हैं ओवर उनका पॉपुलेशन है। तो ऑल दीज आर द कंडीशन, और ऐसे कंडीशन में जब कोई बीमारी हो, या मानिए ठंड का दिन है, अभी रहने में काफ़ी दिक्कत होगी, कोई व्यवस्था नहीं होता है, खाने का कोई सही से व्यवस्था नहीं होता है, तो उसको लेके जो ह्यूमन, देखिए अगर आप प्रिजन में भी जाते हैं फिर भी आपका एक ह्यूमन राइट्स होता है ना, कि ट्रीटमेंट आपको ह्यूमन के जैसे किया जाए, तो वो हमेशा वायलेट होता रहता है। यहीं पे तो एक कहा जा अगर जियो टैगिंग हटा दें तो प्राइवेसी का थोड़ा जो इशू है वो हटाया जा सकता है। जैसे जियो टैगिंग का हर एक मिनट का आपका वो टैग करता है ना, एक जियो टैगिंग एक ऐप आता है गूगल का, उस पे है कि आप कहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर मिनट का वो टैगिंग होता रहेगा। जियो टैगिंग कभी देखा है? आप पिक्चर उक्चर कोई देखते होंगे, वहाँ नीचे लिखा होता है किस लैटिट्यूड पे है, किस टाइम पे लिया गया है। जियो टैगिंग का मतलब एग्जैक्ट लोकेशन नीचे लिख के आता रहेगा, दैट इज द गूगल जियो टैगिंग। ठीक है, तो गूगल टैगिंग के लिए भी अभी गया था, उसको भी लेके हम इसको मतलब मना किए थे। गूगल मैप के थ्रू होता है, गूगल मैप पे देखिएगा आता है एक ऑप्शन कि आप रास्ता भी चलेंगे साथ साथ लैटिट्यूड एल्टीट्यूड ये सब दिखाता रहता है, वही जियो टैगिंग है। तो अगर ये एक इसकी अच्छी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस छोटा होता है, तो पता भी नहीं चलेगा कि आप अंदर चुपके से छुपा के कहीं पहन सकते हैं। तो ये है कि आप प्रिजन से बाहर जा सकते हैं, सिर्फ प्राइवेसी का इशू अगर सॉल्व कर लिया जाए तो ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है। स्टिग्मा भी नहीं होगा कि अरे जेल से छूट गया। जैसे मैक्सिमम जिसके घर में कोई जेल चला गया होता है तो लोग छुपाते हैं कि गया है बाहर घूमने गया, जब तक कि एकदम मजबूरी में उसको बताना ना पड़े। कोई जल्दी नहीं बताता है कि इनके घर में कोई जेल में रह के आए हैं। तो वो वाला स्टिग्मा जो होता है ना, जेल में रह के आते हैं तो गलत तरीके से देख सकते हैं ना, जब तक कि आप पॉलिटिशियंस ना बने। पॉलिटिशियंस में ये है कि आप जेल में रह के आ रहे हैं तो आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे स्टिग्मा भी हम कम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ये? तो ये इसका यूज आप वहाँ कर सकते हैं, जैसे कि जीएस पेपर 3 में एक टॉपिक है कि यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन ए नॉर्मल लाइफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज द हाउ India could counter the CBAM. What is the CBAM? This is the Carbon Border Adjustment Mechanism. कार्बन को जब बॉर्डर क्रॉस करेगा तो एडजस्ट करेंगे। कैसे करेंगे? टैक्स लगा के। यूरोप में वो लोग अपना टैक्स लगाते हैं, इंडिया या डेवलपिंग कंट्री में ये टैक्स नहीं है।
अब इसको लेके है कि इंडिया बोलता है कि ये जो टैक्सेशन है दैट इज वेरी आर्बिट्ररी एंड डिस्क्रिमिनेटरी, ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं। अब दिक्कत ये है कि आप जैसे अगर कोई देश बोले कि कार्बन आप कम कीजिए, आपको पूरा ये नहीं पता कि क्या इनइक्वालिटी रही है, इन्होंने पहले ही बहुत ज़्यादा एमिट कर चुके हैं। मानिए आप दोनों लोगों में लड़ाई हो रहा है इस बात को, आप उनसे कह रहे हैं कि अरे आपको कार्बन कम करना चाहिए, मैं थर्ड पर्सन हूँ, मैं आपकी हिस्ट्री नहीं जानता हूँ कि आपने इसके पहले कितना कार्बन एमिट किया है और इन्होंने। तो जब आप कह रही होंगी कि इनको कार्बन कम करना चाहिए, मैं यहाँ पे थर्ड पर्सन हूँ, मुझे लगता है बहुत सही, मुझे ये नहीं पता है कि ये उनसे 100 गुना ज़्यादा पहले से एमिट कर चुकी हैं। ठीक है, जब बताया जाएगा कि ये ऑलरेडी सी हैज डन, तब ना मुझे लगेगा। तो नॉर्मली कोई भी कार्बन कम करने की बात करता है, जैसे आप कहीं पे भी कोई पेड़ कट रहा होता है, कोई मना करने चला जाए तो मना करने वाला सही हो जाएगा कि पेड़ नहीं काटना चाहिए, लोग इमोशनल हो जाते हैं ना, और जो काटता होगा उसके खिलाफ निगेटिव ऐसे ही हो जाएगी, भले उसका हिस्ट्री कैसा भी रहा हो। जो मना कर रहा है वो खुद ही 100 पेड़ काट के आया हो, दैट विल बी डिफरेंट, और जो काट रहा हो भले 100 पेड़ लगाया हो, दैट इज वेरी डिफरेंट। लेकिन वहां पे नजरिया बदल जाता है ना। तो यही है कि ऐसे इंडिया डायरेक्ट विरोध करेगा तो इंडिया के खिलाफ सेंटीमेंट बनेगा। इंडिया को विरोध करने की जगह पे उसको कहना चाहिए कि जो आपने पहले करा है उसका कंपनसेट कीजिए। होता है ना, जैसे इंडिया का जो स्टैंड है दैट इज द कॉमन बट द डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं यहाँ पे दिया होगा, जो कंटिन्यूअसली हम अपना यहाँ पे है, कॉमन बट द डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। इंडिया कहेगा ठीक है हम भी कम करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम भी ले रहे हैं लेकिन डिफरेंशिएटेड, अलग अलग होगा। आप जो एमिट करेंगे उसका अलग होना चाहिए, मेरा अलग होना चाहिए। अगर कार्बन टैक्स आप लगा रहे हैं तो आपने पहले जो आपने इमिट किया है उसको भी कंसीडर कीजिए, और हमारा जो टोटल हमने इमिट किया है उसको भी कंसीडर करना चाहिए। आर यू गेटिंग ना? जैसे अब ये है कि आपने पहले ही पेड़ बहुत काटे हैं, एग्जाम्पल हम लोग दे रहे थे ना कि आपने पहले ही पेड़ बहुत काट के रखे हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि पेड़ लगाना चाहिए, उन्होंने तो कभी काटा नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब मैं लगा भी नहीं सकता, मेरे पास जमीन नहीं है ऑलरेडी, और मुझे अभी कुछ काटने की जरूरत है क्योंकि मुझे फैक्ट्री लगाना है, क्योंकि मेरे एरिया में बस पेड़ ही पेड़ है। तो अब ये है कि आपने जो काटा है उनको आप मना कर रही हैं, तो वो फैक्ट्री लगा के जो कमाना चाहते हैं और अपने लोगों को जो बेनिफिट देना चाहते हैं वहाँ तो पे कीजिए आप, कि वो ऐसे बिना फैक्ट्री लगाए पैसा पे करें, क्योंकि आपने तो काट कूट के सारा बेनिफिट ले चुका है। आर गेटिंग ना? ये समझ में आ रहा है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी, कौन कितना कैपेबल है, वो कैपेबल ही नहीं है नया लगाने के लिए, आप जबरदस्ती उनसे लगवा देंगे। आप कैपेबिलिटी है वो लगाने को तैयार है, वो लगाने को तो तैयार है, सी इज एग्रीड दैट कि पेड़ लगाना अच्छी बात है, लेकिन एक तो मेरे पास पैसे नहीं है, ऑलरेडी मेरे पास जमीन भरा हुआ है, तो आप पैसे दीजिए और जमीन होना करें उसके लिए भी कंपनसेट कीजिए, या तो टेक्नोलॉजी दीजिए कि उनकी जो फार्मिंग है वो हाई ग्रेड का हो, वो हॉरिजॉन्टल की जगह पे वर्टिकल कर सके, जमीन ऐसे करें लेयर बाय लेयर, कुछ हम व्यवस्था करें और उस पर हम खेती करें। आने वाले फ्यूचर में ऐसा हो सकता है ना कि एक ऐसे बना दे इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर लेयरिंग कर दें और हर जगह हम आलू बो दें, इतना इतना मिट्टी लगा के, हो सकता है। तो यहाँ पे है कैपेबिलिटीज के अनुसार ये होना चाहिए। क्लियर हो रहा है ये ओवरऑल लड़ाई क्या चल रही है, इंडिया का क्या स्टैंड है, यही इसमें डिस्कशन चल रहा है कि इंडिया को डायरेक्ट की जगह पे इंडिया को जो मुद्दा है उसको लाना चाहिए। इंडिया को बोलना चाहिए इट शुड बी द इक्विटी बेस्ड अकाउंटिंग। इक्विटी बेस्ड का मतलब न्याय संगत होना चाहिए, और जब आप न्याय की बात करते हैं तो आप हिस्ट्री में भी जाते हैं किसने क्या किया है। गेटिंग क्लियरिटी? जैसे जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो क्या है, इक्विटी बेस्ड है ना, कि आप अभी नहीं कह सकते हैं ना कि अभी घाटा हो रहा है। घाटा तो जिसको हिस्ट्री में हुआ है वो भी तो कहेगा कि हमारे लिए कुछ प्रोविजन होना चाहिए ताकि हम फ्यूचर में ऐसे घाटा नहीं झेल सकें। तो इस तरीके से हमको हमेशा इक्विटी की बात करनी चाहिए कि न्याय संगत की ओवरऑल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैपेबिलिटी, ये देख के सबको करना चाहिए। इंडिया शुड नॉट बी डायरेक्टली अपोजिंग ऑल दिस थिंग। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन द कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, इसी के अंडर में हम जो क्लाइमेट रिड्यूस ये ग्रीन हाउस रिडक्शन की बात कर रहे हैं वो सब हम इसी के अंडर में कह रहे हैं। और जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट है जो अभी COP29 चल रहा है, ऑल दैट इज कम्स अंडर द दिस यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन द क्लाइमेट चेंज। क्लियर?
हाई एल्टीट्यूड का सिकनेस का इश्यू होता है, दैट इज मेनली ड्यू टू द ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस होता है, एयर प्रेशर एंड द ऑक्सीजन लेवल डिक्रीजेज एंड दिस कॉज इनटू द हाइपोक्सिया. क्या होता है? हाइपोक्सिया. एंड इट इज मेनली ड्यू टू द जो टिश्यू हमारे होते हैं बॉडी में, उसको किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की. एंड ऑक्सीजन जब कम होगा तो क्या क्या होगा? नाउजिया, वोमिटिंग, यहाँ पे है कहीं ना कहीं, कहीं दिखा इसका इम्पैक्ट? अच्छा, ऊपर ही तो दिया है. हेडेक, नाउजिया, फटीग, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, सांस अटकने लगती है. यही होता है ना? सांस कभी अटका है आप लोगों का? नहीं अटका है? जब नहीं है अपनी हाफने लगता है. कभी सीढ़ी पे बहुत ऊपर चढ़ा होगा तो सांस तो नहीं होता है, तो वही तो है कि शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ. जब आप माउंटेन पे भी जाते होंगे तो इस तरीके का चीजें होते हैं. आपने नॉर्मल जब भी आप हाइट पे जाते हैं यू फील दैट. जब भी आप लॉन्ग डिस्टेंस चलते हैं तो यू ऑल फील दिस थिंग. तो यहाँ पे आप यू कैन हैव द दिस टाइप ऑफ द सिम्पटम्स. ठीक है, इसे लिख लीजिएगा. दिस इज नोन एज द हाइपोक्सिया एंड दिस इज मेनली ड्यू टू द एयर प्रेशर एंड ऑक्सीजन का जो लेवल डिक्रीज होने लगता है उससे रिलेटेड है. एंड मेनली जो अल्टीट्यूड होगा दैट विल बी हायर देन द 8000 फीट. 2400 मीटर से जब हाइट पे जाते हैं देन इट रिजल्ट इनटू द हाई एल्टीट्यूड सिकनेस. क्लियर? अब इसके लिए व्हाट वी कैन डू. सबसे ज्यादा दिक्कत है कि हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, आप लद्दाख को छोड़ दीजिए, लद्दाख को छोड़ के कहीं पे भी दे डोंट हैव द प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी. जो मेडिकल फैसिलिटी है दैट इज नॉट. लद्दाख कुछ ही स्टेट में, माउंटेनियस एरिया तो बहुत है ना, सिक्किम भी है, हिमाचल भी है, उत्तराखंड भी है. आप नॉर्थ ईस्ट में भी जाइए, वहाँ पे लैटिट्यूड इंक्रीज होता है, बट द फैसिलिटी इज ओनली इन द लेह एंड लद्दाख. वहाँ पे प्रॉपर टूरिज्म के लिए हमने डेवलप किया तो है, लेकिन हिमाचल में चले जाइए दैट इज लैकिंग. तो दिस इज द मेन थिंग. और अभी जो गवर्नमेंट जो डिमांड कर रही है दैट इज डिमांडिंग फॉर द रजिस्ट्रेशन सिस्टम, कि जितना भी अगर कोई जाए टूरिस्ट तो पहले रजिस्टर्ड कराए कि दे आर गोइंग टू द दैट प्लेस. तो इससे क्या फायदा होगा? गवर्नमेंट पहले ही देख लेगी कि व्हाट इज द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द मेडिकल कंडीशन, कि उस आदमी का जो जा रहा है वहां पे वो रेस्पिरेटरी टाइप की कुछ पहले से ही तो बीमारी नहीं है. जैसे जो होता है ना, कुछ लोगों को पहले से ही ये होगी तो उन पे ज्यादा इम्पैक्ट हो. आप देखिएगा कि कोई अगर नॉर्मली बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर गाड़ियों में बैठते हैं तो वोमिटिंग होने लगती है, तो गाड़ी में नहीं झेल पा रहे हैं तो माउंटेन्स पे तो गोल चक्कर चक्कर लगा के जाना पड़ता है ना. एंड दिस इज मेनली ड्यू टू द एक्लाइमेटाइज, जो क्लाइमेट को आप एडॉप्ट करते हैं उसकी कमी होती है, उसके कारण होता है ना कि जहाँ पे भी आप जाते हैं तो एडॉप्ट करने में टाइम लगता है. तो अगर आपको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस को कम करना है तो एक तरीका यह है कि यू शुड ग्रेजुअली, प्रोग्रेशन जो हो ग्रेजुअली हो, डायरेक्ट आप वहां पे ना जाएं. रजिस्ट्रेशन का एक और फायदा हो सकता है कि गवर्नमेंट को पहले से पता चलेगा कि इस इंसान को पहले से दिक्कत है, तो वो पहले से उसके लिए इमरजेंसी कंडीशन के लिए कुछ ऐसा प्रोविजन वहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड करेंगे कि डायरेक्ट उनको नीचे उतार के लाया जाए. होता है ना कि हेलीकॉप्टर का, आप जाइएगा केदारनाथ का भी गए हैं, केदारनाथ पे हेलीकॉप्टर के लिए भी है. जब आपकी चढ़ाई होती है नियर अबाउट 20 किलोमीटर तो दो ऑप्शन होता है, या तो आप घोड़े का ऑप्शन होता है, फिर आप लोग जाइएगा देखिएगा ये सब ऑप्शन होता है, फिर होता है कि आप खुद पैर से चल के जाएं, और तीसरा ऑप्शन होता है कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग होती है. तो अगर पहले से ही रजिस्ट्रेशन है तो वहाँ पे देखिएगा कि कभी कभी हेलीकॉप्टर जो होता है वो कम पड़ने लगता है, तो वो हम अगर पहले से रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो हमें पहले से पता होगा. तीसरी चीज ये है कि टूरिस्ट को ये पता चले, गवर्नमेंट को ये पहले से पता रहेगा कि कितनी उनकी कैपेसिटी है और कितने को हम रजिस्टर करें. होता है ना, एक दिन में एक डे बेसिस पे वो उतना ही लोगों को भेजेंगे जितनी कैपेसिटी है. ये समझ में आ रहा है? तो ये रजिस्ट्रेशन का जो है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन सिस्टम का, दीज आर द बेनिफिट्स. वहां पे जाने के बाद आप क्या क्या खुद प्रिकॉशन ले सकते हैं. पहला चीज है कि स्टे हाइड्रेटेड. हाइड्रेटेड का क्या मतलब? पानी पीते रहिए. नॉर्मल पानी पीने की आदत हम लोगों में नहीं होती है, खासकर पूर्वांचल में हम लोग बहुत कम पानी पीते हैं. हमें बोलना पड़ता है कि पानी पियो पानी पियो. ओके, अवॉइड
ओवर एग्जॉस्शन, ये नहीं कि जोश में आके आप 20 किलोमीटर एक ही दिन चढ़ाई चढ़ते हैं। देखते हैं आप जाइएगा कि कई लोग होंगे कि नहीं आज ही करना है, एक ही बार में मैं चढ़ूंगा। तो ओवर एग्जॉस्शन को हम अवॉइड कर सकते हैं। एंड मेडिकेशन, जो कुछ मेडिसिन का सबको पता होना चाहिए, जैसे जब आप माउंटेन्स में जाते हैं तो उस कंडीशन में एसेटेजोलेमाइड इसका नाम है मेडिसिन का, ये बहुत इफेक्टिव होता है, एसेटेजोलेमाइड। तो ये हम हमेशा याद रखें। देखिए आप जाइएगा तो वहाँ पे मेडिकल वाले दे देते हैं, उनको पता रहता है इसके बारे में। तो इसकी कमी ना हो उस सिटी में जहाँ पे भी टूरिस्ट है, तो पहले से गवर्नमेंट इंश्योर करेगा कि दिस इज अवेलेबल इन दैट एरिया। पता चले कि सडनली कम हो गया, किसी को मिल ही नहीं रहा है, तो दिस विल बी ऑल्सो द कॉज ऑफ कॉन्सर्न। तो रजिस्ट्रेशन सिस्टम का ये फायदा हो सकता है, ये गवर्नमेंट ने अभी इम्प्लीमेंट किया है, तो दिस इज द गुड। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो यू कैन ब्रिंग द व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ दिस हाई सिकनेस वाली जो चीजें हैं, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, और कैसे इसको हम संभाल सकते हैं। नीचे यही दिया है कि ट्रीटमेंट कैसे करा सकते हैं, फिर हम पॉलिसी प्रपोजल फॉर द हाई एल्टीट्यूड हेल्थ एंड सेफ्टी को कैसे हम लोग प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लोग कवर कर रहे हैं, इम्पोजिंग टैरिफ ऑन द चाइनीज इंपोर्ट। तो क्या हो सकता है, व्हाट शुड बी देयर। इम्पोजिंग, एक जैसे आपने बताया कि यू सेड दैट यहां पे 3 कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन ये होगा, अब ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं फ्रॉम द चाइनीज वो, तो एक होगा कि इंडिया जो वहां का आएगा गुड का रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये किसके लिए फायदेमंद है, जो प्रोड्यूसर है, जो यहाँ की इंडस्ट्री है, उसके लिए फायदे की बात हो गई। और लेकिन जो लोग खरीदते हैं इस प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो गया। मानिए जस्ट एक एग्जांपल ले लूं कि जो उनसे वहां से सबसे ज्यादा आता है, टॉयज बहुत आ रहे हैं आजकल, टॉयज आ रहे हैं। अब टॉयज इंडिया का जो प्रोड्यूसर बना रहा है, अब अगर टैक्स बढ़ा दिया, अलग से टैक्स लगाए, तो इसको तो बढ़िया लगेगा, क्योंकि इसका टॉयज पहले 150 रुपए का था और ये 130 रुपए का था। तो कोई भी जो कंज्यूमर होगा वो 130 का खरीदेगा ना। अब टैक्स लगा के हमने 170 बना दिया, तो ये खुश कि अब इसका बिकेगा। लेकिन इसके लिए दिक्कत हो गया ना, इसका तो बढ़ गया 40 रुपए। आर यू गेटिंग ना। तो इसमें बड़ा बैलेंसिंग होता है। एक तो ये कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन हो गया कि मैं कोई प्रोडक्ट ला रहा हूँ, रेयर अर्थ मटेरियल ला रहा हूँ। अब मैं यहाँ लाके उसको यूज करके कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का एक बिजनेस है। मैं यहाँ से रेयर अर्थ मटेरियल ऐसे मटेरियल हैं, दे आर वेरी मच क्रूशियल फॉर द एनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट। जैसे आप देखेंगे जो ट्रांजिस्टर बना होता है, या जो चिप बने होते हैं, या तो जो हमारे ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं उनके बैटरीज बने होते हैं, उन सब में इसका यूज होता है। वो इंडिया में बहुत कम पाया जाता है, चाइना में बहुत ज़्यादा है। चाइना इज़ द लीडर। अब सोचिए कि मैं एक कंपनी हूँ जो या तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाता हूँ या तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाता हूँ। तो मैं इंपोर्ट पहले यहाँ से करूँगा। अब यहाँ से मानिए मैं 1000 का रेयर अर्थ मटेरियल लाया, फिर मैं प्रोडक्ट लगा के इसको 3000 में मेरा प्रोडक्ट बना। अब टैक्स लगाने के बाद ये 2000 का हो गया, तो अब मेरा प्रोडक्ट बनेगा 4000 में, कॉस्टिंग आएगी। अब सोचिए कि मैं जाके वापस इसको यूरोप में बेचता था, ठीक है। अब क्या होगा, पहले 3000 का था तो मेरा प्रोडक्ट ज्यादा कॉम्पिटेटिव था, लोग ज्यादा खरीदते। अब ये 4000 का हो गया। इंडस्ट्री के लिए भी तो घाटा हो रहा है। यहाँ पे तो इंडस्ट्री को फायदा हो गया टॉयज के लिए, लेकिन जहाँ पे इनपुट यूज करती है इंडस्ट्री, उसके लिए तो घाटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीजें, कि मैं ऐसा इंडस्ट्री हूँ जो चाइना से मंगाता हूँ, पर दैट इज द इनपुट, नॉट द फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट मैं इसका यूज करके बना के बेचता हूँ यूरोप में। तो इंडस्ट्री को भी निगेटिव हो रहा है, और दूसरा यहाँ पे कंज्यूमर को तो निगेटिव होगा ही। अब कंज्यूमर इंडिया का भी है, उसको भी 4000 में खरीदना पड़ेगा, तो कंज्यूमर को दोनों केस में घाटा हो रहा है। कुछ ऐसे इसेंशियल है जो चाइना से आता है, जैसे जो मेडिसिन बनाते हैं उसका जो बेसिक प्रोडक्ट होता है वो चाइना से हम मंगाते हैं। अगर मानिए वो इसेंशियल चीजें नहीं मिले तो
मेडिकल कंडीशन भी तो हो जाएगा, डेथ होने लगेगी, गरीबी है, हेल्थ का जो केस है ज़्यादा है इंडिया में, और इंडिया एक्सपोर्टर भी है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का, जितने भी मेडिसिन है अफ्रीका में जाके हम बेचते हैं, तो वहाँ पे भी घाटा हो रहा है। तो ओवरऑल इम्पोर्ट आप एक्स्ट्रा लगा के कोई फायदा नहीं कराएंगे, घाटा ही है। आप उससे अच्छा कॉम्पिटिटिव बनाइए, अल्टरनेटिव ढूंढिए, जो भी है आप टैक्स लगा के कुछ दिन को तो घाटा करवा लेंगे, कुछ दिन के लिए रोक लेंगे, और सिर्फ फायदा कुछ प्रोड्यूसर को होगा, ओवरऑल कंज्यूमर को दोनों केस में घाटा हो रहा है, कुछ प्रोड्यूसर्स को भी घाटा होगा। और जो हमारा क्रूशियल चीजें हैं वो भी हम नहीं, मेडिकल कंडीशन भी हो सकता है, तो ऐसे केस में हमारा मेन एम होना चाहिए कि बैलेंस बनाए, बैलेंस बनाए और अल्टरनेटिव ढूंढें, रेयर अर्थ मटेरियल का, या जो भी खिलौने आ रहे हैं आप अपने कंपनी को सब्सिडीज दीजिए कि वो और प्रोडक्टिव हो, वो सस्ता बनाए, यही होगा ना। चाइना को जोड़ के कहीं और से भी लेके आए, ये सब चीजें हमें करनी पड़ेगी। आंख मूंद के जोश में आके ये नहीं कहना होगा कि हम सब हटा के हम क्या कर रहे हैं कि हम इम्पोज टैक्स इम्पोज कर रहे हैं। जोश में लोग नहीं आते हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट बाइकआउट करो, ये बाइकआउट, अगर वो बाइकआउट करना स्टार्ट कर दे तो, भेजना बंद कर दे तो थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस, नेशनलिज्म का मतलब ये नहीं कि आप फुल्ली तरीके से आप डिसीजन दे, नेशनलिज्म का मतलब ये भी होता है थोड़ा आप सोच समझ के नेशनलिज्म दिखाएं। तो दिस इज द मेन थिंग। आप देखिएगा अक्सर इस टाइप का चलता रहता है कि चाइनीज प्रोडक्ट हम ये कर दें, चाइना का बिक्री कम हो जाए, ऐसा नहीं है। चाइना पे भी हमारी डिपेंडेंसी बहुत है, चाइना भी अगर चीज़ें भेजना बंद कर दे तो हमें भी बहुत घाटा हो सकता है। ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं, इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, वो भी आप ऐसे भी नॉर्मल क्वेश्चन आता है मेंस में इस तरीके का, तो यू कैन यूज दिस। यहाँ पे दिया है कि इफ द डायमंड्स एंड पेंसिल्स आर मेड आउट ऑफ द कार्बन, हाउ इट इज दैट पेंसिल कैन राइट। तो मेन यहाँ पे है कि इट इज ड्यू टू द स्ट्रक्चर, जो हमारा शेप होता है, बॉन्डिंग होती है। आप लोग क्लास 9, 10, 11, 12 में पढ़े होंगे ना, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और भी कई तरीके का बॉन्ड। तो ये एक तरीके का जो कार्बन में बॉन्ड, ये डायमंड का सेम केवल कार्बन होता है, डायमंड में भी, ग्रेफाइट में भी, ग्रेफाइट में केवल कार्बन होता है और कुछ होता ही नहीं है। लेकिन सिर्फ बॉन्डिंग के डिफरेंस के कारण जो पिरामिडिकल शेप का होता है, दैट इज इनटू द डायमंड, उसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल बोलते हैं ना, कुछ ऐसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल, तो वो होता है दैट इज इनटू द डायमंड। जो इसमें होता है ग्रेफाइट में, उसमें होता है ये, आप लोग ये क्या खाते हैं हम लोग, सैंडविच, लेयर लेयर बाय लेयर होता है, तो ग्रेफाइट में लेयर्ड होता है, तो इसीलिए उसमें नीचे हम जो प्रेस करते हैं तो उसके जो होते हैं पार्टिकल्स वो बाहर आते हैं कार्बन के, और लूजली बॉन्ड होता है। इसमें जो बॉन्डिंग होती है ड्यू टू द टेट्राहेड्रल, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आप देखते होंगे जब आप ये आइस का पत्थर जैसे हो जाता है, बहुत आप देखते हैं बहुत बड़े बड़े उसके स्लैब आते हैं, तो वो बहुत डिफरेंस हो जाता है। वाटर सेम होता है, उसमें एलिमेंट कुछ नहीं चेंज होता है, बॉन्डिंग चेंज होती है। उसमें भी H2O ही होता है, जो आपका वेपर होता है उसमें भी H2O ही होता है, एंड ऑल्सो इनटू द वाटर H2O ही होता है, जस्ट ड्यू टू द चेंज इन द बॉन्डिंग। कौन सा बॉन्ड होता है जब आइस में कन्वर्ट होता है, बहुत फेमस है, क्लास 11th में खूब पढ़ाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये होती है, दैट इज द, उस चीज के कारण वो आइस में कन्वर्ट होता है। एक चीज और पढ़ाया जाता है कि नॉर्मली जो होता है वो गर्म होने पे टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वो इंक्रीज होता है डेंसिटी, आइस के केस में थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर बढ़ने में इंक्रीज डिक्रीज होता है डेंसिटी, आयरन के केस में ये आइस के केस में शायद बढ़ता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसीलिए जब ठंड का दिन आता है तो ऊपर जम जाता है, नीचे पानी रहता है, मछलियाँ क्यों बच जाती हैं, ये सब पढ़ाया जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग टाइप की ये एरिया है, तो थोड़ा सा देखिएगा पीसीएस में या प्रीलिम्स में ये पूछ सकता है व्हाट इज द रीजन। तो समझ में आ रहा है ना बॉन्डिंग का क्या डिफरेंस होता है, दिस इज मेनली हीरो। रिजम्पशन ऑफ फ्लाइट, वीजा, इंश्योरेंस, तो ये होता रहेगा, ये सब तो कॉमन चीज़ें हैं। हम लोग कंटिन्यूसली डिस इंगेजमेंट किए हैं, अब रिज्यूम कर रहे हैं, जो नॉर्मल सी हो रही है वही हो रही है, तो ये सब आप देखते रहिएगा। ये हमने पढ़ा ही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कल हम लोगों ने पढ़ा था, अभी 1-2 दिन पहले पढ़ा था, कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, यही डिसीजन लेती है। और जो इनका डिसीजन होता है दैट इज द ग्रेजुअल, हम लोग ग्रेजुअली उसको फेज मैनर में 4 स्टेज पे डिसीजन लेते हैं। पहले हम नॉर्मल कंडीशन होते हैं, फिर धीरे धीरे कुछ व्हीकल्स कम करवाते हैं, फिर स्कूल्स बंद करवा देते हैं, और बाद में हम फैक्ट्रीज भी बंद करवा देते हैं अगर जरूरत पड़ती है स्टेज 4 में। ग्रैप उसका नाम था, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन, इसका 4 स्टेज था, 4 स्टेज पढ़ा था,
स्टेज 1 to 3। वो एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, 0 से 500, ये याद रहेगा ना, उसका थोड़ा सा एक बार याद कर लीजिए। अच्छा स्टेज यहाँ दिया तो है 1 to 4, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर एंड ये डिफरेंट टाइप का एक्शन जो लेते हैं, एक बार आप लोग देखिएगा, थोड़ा देखते रहिएगा, ये सब के क्वेश्चन बहुत आते हैं आजकल, क्योंकि कंटिन्यूसली ये न्यूज में रहता है लास्ट स्टेज में हम क्या क्या एक्शन लेते हैं। इंडिया इटली हैव नेगोशिएटेड ऑन द डिफेंस इंडस्ट्री रोड फोकस मैप एंड द मैरीटाइम सेक्टर। तो अभी इसको फर्दर जो आता है तो हम देखते हैं, अभी तो सिर्फ दिया है कि अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं, ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान हमने बनाया है, और देखते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इन द डिफेंस एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी। तो फर्दर इस पे अब आएगा, क्योंकि अब विजिट होने वाली है, तो वी विल बी सीइंग। वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी है, काफ़ी न्यूज़ में थी। जॉर्जिया मेलोनी इसलिए भी न्यूज़ में है, थोड़ा सा राइट विंग टाइप की है। राइट विंग का मतलब जो नाजीज है, जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, उसको ये वापस ला रही हैं। तो थोड़ा सा एक तरीके से निगेटिव वे में, जैसे ट्रम्प का आप देखते हैं, ही इज़ ए बिट राइट विंग कंसीडर होता है कि वो जो चीज़ें हैं ट्रेडिशनल, नफरत फैला के चीज़ों को, लोगों को एक दूसरे की पोलरिटी क्रिएट करना, ये सब चीज़ें हैं इसमें। आवास योजना हम लोग सेपरेटली बाद में कवर करेंगे, ठीक है। इंडिया का है पेइंग ह्यूज कॉस्ट फॉर द क्लाइमेट एक्शन, इंडिया COP 29 में है, तो ये हम लोग कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, इसको कुछ हम लोग नहीं करेंगे। एक दो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं जहाँ पे वी हैव टू कवर। हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये पूछेगा कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसको मिला है, तो डैनियल बैरनबोइम एंड अली अबू अवध। तो ये नाम याद कर लीजिए, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। किस एरिया में इन्होंने काम किया है, क्लासिकल पियोनिस्ट एंड कंडक्टर, और दूसरे हैं फलस्तीनियन पीस एक्टिविस्ट हैं अली अबू अवाद। अली अबू अवाद ये हैं पीस ला रहे हैं इजराइल में, एंड द सेकेंड इज द पियोनिस्ट एंड द कंडक्टर। बीमा सुगम है, ही इज द बीमा सुगम एक नया हम लोग एक स्कीम लेके आए हैं, जहाँ पे अगर इंश्योरेंस कंपनी आपके साथ चीटिंग कर रहा है तो यू कैन गो विद दिस, ओके। एंड यहाँ पे फोर्स सेलिंग है, जैसे होता है ना जबरदस्ती बेच देते हैं कि आपको लेना पड़ेगा। जैसे होता है कि आप देखिए कभी ट्रेन का टिकट करवाया है, उस पर 1 रुपये, 1.5 रुपये, 25 पैसे जोड़ के आ जाता है, आपको नहीं लेना होता है। जैसे आप कभी कुछ फ़ोन पे से पे कर रहे हो, 1-2 रुपये अपने आप आ जाता है। ये सब चीज़ें हैं कि आपको नहीं इच्छा है, चुपके से लगा लिया, क्यों हमें लेना है एक दिन के लिए, हमें नहीं, हमें ऐसे ही जाना है, हमारा ऑलरेडी बीमा है, फिर भी मुझे क्यों आप बिचवा रहे हैं। तो इसको लेके है कि यू कैन गो ऑन टू द बीमा सुगम प्लेटफॉर्म। ये याद रखिएगा, जो इसके चेयरपर्सन है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये रेगुलेटरी बॉडी है। जैसे हम लोगों ने सेबी पढ़ा है ना, सेबी, सेबी जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में खरीदते हैं, कोई चीटिंग न कर ले, तो वहाँ पे वो रेगुलेटरी बॉडी है। अभी उसके जो चीफ हैं वो काफ़ी ज़्यादा है न्यूज़ में, क्योंकि उन पे इल्ज़ाम लगा। आप इनका भी नाम याद रखिएगा, द चेयरपर्सन ऑफ दिस इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ही इज़ द देवाशीष पांडा। एंड जो हमने इंश्योरेंस कंपनी में अगर हमारे साथ कभी चीटिंग हो तो दिस विल बी द बीमा सुगम। बीमा सुगम तो इजीली याद हो जाएगा, बीमा से याद हो जाएगा कि इंश्योरेंस से रिलेटेड है। सुगम का मतलब वहाँ पे हमें कंप्लेन करने में आसानी होगी। क्लियर, यही है आज का मेन। एक बार घर पे जाके यू हैव टू रिवाइज। बाल्टिक सी को एक बार ट्रेस आप लोग मैप में लोकेट कीजिएगा घर पे जाके, ये आपके लिए वो है, ठीक है। वो हम केबल बिछा रहे हैं तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि बाल्टिक सी कहाँ पे है। बाल्टिक सी यूक्रेन के बगल में है, एक बार देखिएगा, ठीक है। तो तीस्ता को लेके है, तीस्ता में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि तीस्ता को लेके डिफरेंसेज हैं इंडिया एंड बांग्लादेश में। अब डिफरेंसेज सिर्फ इंडिया बांग्लादेश में है ही नहीं, सिक्किम और वेस्ट बंगाल में भी है, और उसको लेके काफ़ी वहाँ पे केओस का कंडीशन हो जाता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होगा तीस्ता को लेके, सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आ रही है दैट इज़ द ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। होता है ना, कैसे बनता है, एक दिन मैं बताया था, पहाड़ों पे है, कहीं से नदी बह रही है, अगर उसको ब्लॉक कर दिया कुछ पत्थर का इकट्ठा होके, और एक फोर्स से टूटेगा तो नीचे के सारे गांव एक साथ ही फ्लड में बहने का चांसेज होता है। तो अगर आप एक दूसरे से शेयर नहीं करें, अब वेस्ट बंगाल को कैसे पता चलेगा कि वहाँ ऐसा कंडीशन है। अगर पहले से पता हो तो वो अगर अभी ज़्यादा पानी इकट्ठा नहीं हो तो ही वहाँ से छोटा छोटा पाइप लगा के, छोटा छोटा कनाल टाइप का कट करके निकाल ले पानी, यही होता है ना।
तो ये सब चीजें, कोऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये यहाँ पे इशू आ रहा है। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडेज न्यूज एनालिसिस। ये साइकिल पे बैलेंस होने का जो मेन रीजन है, दैट इज द लाइन ऑफ एक्शन जो होता है वो बेस एरिया से बाहर आ जाता है। जैसे आप फोर व्हीलर है तो लाइन ऑफ जो एक्शन होगा दैट इज इनटू द मिडिल, लेकिन वहां पे है थोड़ा सा इधर आया तो गिरेगा इस तरफ। तो उसी के कारण आप लोग ग्रेविटी पढ़ा है, ग्रेविटी जो होता है एकदम सेंटर में होता है जहाँ पे मास का एकदम फोर्स बैलेंस करता है। अब जो टू व्हीलर होता है वो इधर उधर होता है, इसीलिए हम वहाँ पे डिसबैलेंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दिस इज मेन रीजन। ये आप लोग एक बार और पढ़ लीजिएगा घर पे जाके। सो हियर वी विल कंक्लूड आवर सेशन एंड नाउ हिस्ट्री क्लास विल स्टार्ट। पॉलिटी का थोड़ा सा आई हैव टू गो समवेयर, तो आई विल नॉट टेक